ओके, शानवी, what will be the answer for this question? मैम बी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। रिस्का? बी। क्या कोई रीजन है? क्या, कैसे बता रहे हो तुम लोग भी? कोई रीजन इसका? हाँ, मैम क्योंकि ठीक है, आंसर तो सही है, आई वांट द रीजन। मैम हाँ। मैम क्योंकि जितना भी किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में, जितना भी एटम में जितनी हाँ, भी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है, उस हिसाब से उस एटम की, मैटर का वो एटम का एटॉमिक नंबर डिफाइन एटॉमिक होता है। नंबर रहता है। हाँ, ठीक है। Which subatomic particle is primarily responsible for chemical reaction and bonding? Which subatomic particles are primarily responsible for chemical reaction and bonding? Electrons, protons, neutrons और nucleus? बताओ। मैम ऑप्शन सी। क्यों ऑप्शन सी? इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, अब इसका रीजन बताओ, सही है आंसर। अगर तुम लोग रीजन दे देते हो, इट मीन्स कि तुम लोग तुक्का नहीं मार रहे हो, अगर नहीं दे पाते हो तो या मन से बता रहे हो क्या? देखो, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, गेन होता है, गेन होता है, लॉस होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। केमिकल रिएक्शंस का मतलब ही यही होता है। देखो, केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शंस का मतलब है शेयरिंग ऑफ, सॉरी, गेन, लॉस और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो गेन करना है, लॉस करना है, शेयर करना है, ये सब कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इतना ज्यादा उसमें प्रेशर से वो होते हैं, बाइंड होते हैं ना, कि वो हिल ही नहीं सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द, नहीं, व्हाट इज लोकेटेड इन द डेंस सेंट्रल कोर ऑफ एटम? अब ये तो इजी है एकदम। उजमा, यस मैम। what will be the answer? What is located in the dense central core of an atom? क्या होता है सेंटर में एटम के? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बी क्यों नहीं हो सकता? सही है, लेकिन बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैम इलेक्ट्रॉन है जो वो उ- उस सर्कल के बाहर आया होता है। सर्कल के बाहर नहीं, ऑर्बिट्स में रहता है, न्यूक्लियस में नहीं रहता है। ओके मैम। हाउ डू एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स? क्वेश्चन को समझ के तब आंसर देना। हाउ डू एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स? बाय मैम ये मर्जिंग आंसर सही से देयर। दिख नहीं रहे। क्या? ये आंसर नीचे के सही से दिख नहीं रहे। अच्छा, अब दिखा? यस मैम। ये मैम लास्ट, ये वाला बताना है। हाँ, बोलो। मैम ए ऑप्शन। शानवी, क्या होगा आंसर? मैम ए ही लग रहा है। By ए। sharing or transferring electrons, by changing the number of protons, by adjusting their atom number. मैम ऑप्शन ए। रीजन बताओ, क्या, कैसे? मैम हम्म।
मैम क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 एटम से मिलके बनता है, तो हर एटम में न्यूक्लियस होता नहीं ही है, तो बेटा, दोनों न्यूक्लियस मर्ज हो जाता है। देखो, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मान लो, ये बहुत आगे का टॉपिक है, अभी हम ऐसे नहीं समझा पाएंगे, इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, मतलब हाइड्रोजन एटम, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है H2O। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। ठीक है। मॉलिक्यूल जो होते हैं ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि इनका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए। ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए मतलब, बहुत आगे का टॉपिक है, तुम लोग के नहीं समझ में आएगा, हम चाहे जितना। मतलब जैसे एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो दो एलिमेंट्स हैं ये मिलते हैं, तो इनको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना होता है, इनको अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तभी मॉलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो ये क्या हो रही है? ओके मैम। समझ में आया? यस मैम। जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं, 2 एटम्स मिलते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मतलब H2O एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तब एक मॉलिक्यूल बना। थोड़ा सा आगे का है ये, अब 9th 10th में पढ़ाया जाता है। मैम ऐसा हो सकता है कि अगर एक कमरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रख दे तो वाटर बन जाएगा। नहीं बेटा, यहाँ अभी देखो केमिकल रिएक्शन से बनता है, ऐसे फिजिकली अब कैसे तुम ऑक्सीजन कैसे रखोगे बताओ? क्वेश्चन तो ठीक है, जितना लिखा है उसके हिसाब से तुमने सही पूछा है, अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से। लेकिन तुम ऑक्सीजन रखोगे कैसे? चलो तुम वाटर तो रख दोगे, ऑक्सीजन तुम कैसे रखोगे? बताओ। ऑक्सीजन तो एयर में प्रेजेंट होती है ना, क्या करोगे ऑक्सीजन रखने के लिए? अलग, अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब एयर में भी अलग अलग गैसेस, 78% तो नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, तब क्या करोगे? ऐसे तुम ऐसे घर में ऐसे एक एक कमरे में पानी और ऑक्सीजन रख दोगे तो क्या केमिकल रिएक्शन हो जाएगा? केमिकल कंपाउंड बन जाएंगे? केमिकल रिएक्शन होना पड़ता है, उसके करवाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है। ओके मैम। 9th में टॉपिक है ये वाला, तब तक के लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में रहो। समझ में आया? यस मैम। यस क्वेश्चंस मैम। कैसे अच्छे हैं? यस 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 मैम। 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 शानवी, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? यस मैम। श्योर कर लेते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस। शुरू करते हैं टॉपिक, बस ये वाला लास्ट है। क्वेश्चन दिख रहा है? Which of यस the मैम। following describe a state of matter that does a definite volume but take the shape of the container? शानवी? मैम लिक्विड। मैम हाँ, लिक्विड। हाँ, लिक्विड। 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 हाँ, ठीक। What is defined as the ratio of mass to volume in a substance?
डेंसिटी। डेंसिटी। यस, गुड। मैम ऑप्शन सी। डेंसिटी कैसे करोगे? हम्म what which of the following is true regarding physical change in matter? The chemical identity of substance changes. physical change की बात की है, तो केमिकल आइडेंटिटी की बात ही नहीं होनी चाहिए, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। The chemical composition remain identical. It's permanently alters the mass of object. It occur only in gaseous substances. बताओ कौन सा सही है? मैम थोड़ा साइड हटना। हम्म मैम बी ऑप्शन, द केमिकल कंपोजिशन रिमेन आइडेंटिकल। शानवी, आंसर? ऑप्शन बी। फिर इसका मैम आंसर? ऑप्शन बी। एक दूसरे का देख देख के क्या बता रहे हो अभी? बताओ रीजन कोई। उस्मा, मैम रीजन। वेट, उस्मा, तुमने बी बोला, बी का रीजन क्यों? बी केमिकल कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज की बात की गई है, कैसे हो सकता है? बताओ। which of the following is true regarding a physical change in matter? ये बोला गया है, फिजिकल चेंज के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? और क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया था क्या? बता रहे हो कि द केमिकल कंपोनेंट रिमेन आइडेंटिकल, ये कैसे सही हो सकता है? उस्मा? ये शानवी, तुमने आंसर बताया था, रीजन क्या होगा इसका? मैम क्योंकि यहाँ पे फिजिकल चेंज की बात की गई, तो जो केमिकल चेंज होगा वो तो नॉर्मली रहेगा ना। यहाँ कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, मतलब ये बना जिस चीज से है वो आइडेंटिकल रहेगी, वैसी ही रहेगी, राइट? यही चीज बता रही हो ना? यस। हम्म तुम लोग समझते क्यों नहीं हो पहले क्वेश्चन को? देख के बता दे। विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हाउ अ मटेरियल कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल आइडेंटिटी? हाँ बताओ। उस्मा, आंसर? मैम मैम ऑप्शन क्वेश्चन बी। समझ नहीं आया। विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ये बताती है किसी भी मटेरियल की कि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं बिना उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज किए? मैम हाँ। ऑप्शन सी, हम्म, atomic स्ट्रक्चर। Which property describes how a material can be measured or observed without changing its chemical identity? Okay. Physical characteristic, chemical reactivity, atomic structure, molecular bond. Option C. और आंसर? गलत है ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गुड। क्यों ऑप्शन ए? देखो, तुम यहाँ क्या बता रही थी कि हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है, मास नहीं होता है, मास नंबर नहीं है ये, एटॉमिक नंबर है ये। ठीक है, एटॉमिक, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये अलग है। ये एटम का स्ट्रक्चर बता रहा है, यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि उसका कलर, उसकी अपीयरेंस, ये सारे देख करके हम बिना उसकी केमिकल आइडेंटिटी को मेजर किए या बिना उसकी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज किए ऑब्जर्व कर सकते हैं उस मटेरियल को। समझ में आया? उसकी कलर, उसकी अपीयरेंस, उसका टेक्सचर, उसकी सॉल्युबिलिटी, लस्ट्रस, शाइनीनेस, ये सारी चीज को हम देख करके समझ सकते हैं। ठीक है? ओके मैम। यस मैम।
किसी को कोई डाउट? नो नो। मैम। नो नो मैम। मैम। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। यहाँ तक हो गया था मास बैलेंस ऑफ ऑफ द एटम, है ना। मास नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? रोकली क्या हो रहा है? मास नंबर क्या होता है? कल पढ़ाया था ना? नहीं मैम पढ़ाया था क्या? मैम 1 AMU। अच्छा, और शानवी, मास नंबर से क्या समझते हो? एक मिनट। मैम जो प्रोटॉन का वेट है वो है 1 AMU। एंड इलेक्ट्रॉन का -1 AMU है। द टोटल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, जो जैसे देखो विच प्रोटॉन्स और न्यूट्रियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये पार्टिकल्स क्या डिटरमाइन करते हैं? मास नंबर को डिटरमाइन करते हैं। प्रोटॉन्स होंगे तो वो एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करेंगे, अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होंगे तो वो मास नंबर बताएंगे। ठीक, यस मैम। सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। ओके। मैम आपने ओके कल मैम। बताया था। बताया था तभी तो पूछ रहे हैं, क्या बताया था कल मैंने? मैम उसका मास क्या होता है? हाँ यही बताया था ना जो अभी बताया है। यस मैम। तो यही पूछ रहे थे, तुम लोग ब्लैंक हो गए, रिवीजन नहीं करते हो। समझ गए हम। चलो बताओ। क्वेश्चन बताओ, why इज एन एटम कंसिडर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? एक एटम को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? It has no electrons. It has equal number of protons and electrons. The nucleus is neutral. मैम It has ऑप्शन सी, न्यूक्लियस इज न्यूट्रल। ऑप्शन सी। अच्छा, आर्यन आप बताइए। मैम Why is an atom considered electrically neutral? Option A, it has no electrons. Option B, it has equal number of electrons and protons. Option C, nucleus is neutral. Option 4, it has no protons. मैम ऑप्शन 3। बेटा न्यूट्रल तो एटम तो न्यूट्रल ठीक है, नहीं होगा न्यूट्रल एटम। नो, ये ऑप्शन होगा। क्यों न्यूट्रल? अरे क्या है यार, पढ़ा रहे बीच बीच में क्या आ जाता है मेरे को सब। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नहीं, बी का रीजन नहीं, बी नहीं होगा, बी गलत है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ बी होगा, सी गलत है। सी गलत है। हाँ बी बताओ कैसे होगा? इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल हो जाता है ना वो, इस वजह से। मैम पर अगर मटेरियल चेंज होगा तो प्रोटॉन्स के भी नंबर्स तो चेंज होंगे ना? मटेरियल नहीं, एलिमेंट। हाँ यस एलिमेंट मैम। एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जो भी आगे तक, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं। इनमें होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है। यस मैम। मैम इलेक्ट्रॉन तो लगभग सब में 3 ही रहता है ना? नहीं, सब में 3 क्यों रहेंगे? सब में अलग अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैम क्योंकि जितने भी डायग्राम देखे थे अलग अलग थे और सब में 3 ही थे इसलिए लगा ऐसा। सब में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे? नहीं, यस मैम। हो ही नहीं सकता। हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का डायग्राम। रुक जाओ, तुम लोगों ने जितना डायग्राम देखा सब में 3 ही इलेक्ट्रॉन था। यस मैम। यस अच्छा, मैम। रुक जाओ, ये कैसे कह सकते हो तुम लोग?
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बनाने को आता है। तो सोलर सिस्टम पर पूछ हम क्या रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, ठीक है। कल हम बता रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स में शेल्स होती हैं, सॉरी, यस मैम। एटम्स में शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यस कौन कौन सी? के शेल होती हैं, एल शेल होती है, हाइड्रोजन स्टार्ट होता है के शेल से। डायग्राम देख लो, ये सब बहुत आगे की चीजें हैं। लोग हम डायग्राम दिखा दें क्लास खत्म हो जाएगी। चलो हो गया। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखो, सारी शेल्स में ये एक शेल होती है, ये एक शेल है, ये फिर दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, के शेल, एल से एल शेल, ये सब अलग अलग शेल्स होती हैं। देखो सब में अलग अलग न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो सकते हैं? अब देखो, पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रो ये हमारी एल के शेल होती है, हाँ ये हमारी के शेल होती है। एल शेल, ये मे बी एम होती है, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक दिस इज एम शेल, ओके। पहली शेल में, रुक जाओ, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8, फिर इसमें काउंट करो, ये जो थर्ड शेल है हम लोगों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होता है वैसे तो। कम है क्या? 15 नहीं हो सकता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 होना चाहिए। तो इस हिसाब से अरेंजमेंट होता है, पहले 2 फिर 8 फिर 8 16 ऐसे करके, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। मैम ये सब काम किसके आता है? ये सब काम, यस ये मैम। सब यस। काम आगे पता चलेगा, अभी जो है वो पढ़ लो प्लीज। ओके मैम। ये सब काम ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तब वहां पे पता, तब वहां पे टीचर्स बताएंगे कि क्यों काम आता है, क्या काम है इसका। यहाँ हो गया था ना मास बैलेंस, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मैटर एंड मॉलिक्यूलर स्पेस, प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर नॉट पैक्ड परफेक्टली टुगेदर। अब हमें तो पता है कि मैटर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जो कि परफेक्टली पैक्ड नहीं होते हैं, साथ में परफेक्ट सही से पैक नहीं होते हैं। द एम्प्टी गैसेस एग्जिस्टिंग बिटवीन दिस पार्टिकल्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो, ये डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला? नो मैम। नो, यस मैम। किसको नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब देखो, ये ये जो सॉलिड के पार्ट, ये जो सॉलिड है इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं, ये परफेक्टली अरेंज है, ये परफेक्टली यस। अरेंज है? यस। यस मैम। नहीं बेटा, नहीं परफेक्टली अरेंज नहीं गैप्स है। है। ये बीच में बीच में गैप्स है। जगह है ना, इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये ये दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे हैं, ये जगह है ये बीच में,
ये है, ये स्पेस है। तो जो मैटर होता है ना, उसमें पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ गैप होता है। उस इसी गैप, इसी एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हम्म। मैम ये प्लाज्मा कैसे बनता है? प्लाज्मा, ये सब आगे की चीजें। ओके। तीन ही पढ़ने हैं अभी, सॉलिड लिक्विड गैस, उतना पढ़ो जितना है। क्यों, प्लाज्मा भी दिया हुआ है क्या बुक में? नो हाँ, मैम। नो मैम। 9th में आता है प्लाज्मा, और एक और होता है बोसाइन, ऐसा करके। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समझ गए क्या होता है? उज्मा, ओपन योर कैमरा। चलो बताओ, फर्स्ट वाला, व्हाई डू वी कॉल द एम्प्टी गैप, व्हाट डू वी कॉल द एम्प्टी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। intermolecular space. In which state of matter is the intermolecular space generally largest? बहुत ज्यादा होती है। यस। प्लाज्मा। गैस। गैस, प्लाज्मा पढ़े ही नहीं होगी ना, वो चीज पढ़े हो, वो चीज। अब क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट अ फोर्स। जो पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक फोर्स लगाते हैं। किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा। ये जो बॉन्ड बना है H2O का, दिख रही है ये इमेज? यस ये मैम। इमेज दिख रही है? यस। यहाँ पे क्या बना हुआ है? H2O का एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना हुआ है। इन बॉन्ड्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो चीज पूछा जा रहा है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स है, मैम एक बार ये दोबारा चीज। समझा देना। दो, जैसे कि अब ये अलग है, ये एक एलिमेंट अलग है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, फिर एक और हाइड्रोजन है। ठीक है, इनके बीच में कितना फोर्स, कितना फोर्स ये एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। ये जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये एटम्स जो एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वही फोर्स इन लोगों को, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में रखता है, विच कीप्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस बनाने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जो कि उसको, जो एलिमेंट्स है उसको साथ में लग रहा है, उसी फोर्स की वजह से, वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। दिस फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है कि उसमें बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट से पता चलता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर exert a force of attraction on each other। एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ताकि वो एक दूसरे के पास रहे, एक दूसरे के साथ उसी सब्सटेंस में रहे। ठीक है, इसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं। ये अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना, किसमें ज्यादा है, कितना कम है, ये हमें फिजिकल स्टेट से उसके, या फिजिकल प्रॉपर्टीज से उस मटेरियल की पता लगता है। ठीक, समझ में आया? मैम यहाँ डेफिनेशन को किस स्क्रीनशॉट लेने देना। अच्छा, दिख रही है? यस मैम। ठीक है, ले लो।
हो गया? यस मैम 1 मिनट। स्क्रीनशॉट लेने में कितना देर लगता है? मैम मैम हो गया। What is the force that holds the particles together called? What is the force that holds the particle of matter together called? उस force को इंटरमॉलिक्यूलर क्या? फोर्स Intermolecular इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स force. If the intermolecular force of attraction is very strong, the substance is likely to be in which state? सॉलिड। सॉलिड Solid. ठीक है। Intermolecular space and force in solid. अब हम लोगों ने देख लिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स या स्पेस क्या होता है। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब ये सॉलिड है, जो ठीक है, अब ये एक सॉलिड है, राइट? बहुत पास पास में है इसके, यस उसका मैम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसके, जिसकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम है। ठीक है, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स में ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ये तो पता ही है। मीनिंग द यस मैम। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी मिनिमल। मतलब इसका क्या मतलब है? बहुत पास पास होने का क्या मतलब है? जो सॉलिड्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम है। यस। लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम रहता है बिकॉज दे आर वेरी, क्योंकि ये इतने ज्यादा एक दूसरे के पास में रहते हैं, इस वजह से। और इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें बहुत कम रहता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा रहता है। द रिजिड स्ट्रक्चर गिव्स सॉलिड अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका जो रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब एक हार्ड जो स्ट्रक्चर है, रिजिड मतलब हार्ड, ठोस। ठीक है, इसका जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑर्डर अरेंजमेंट, पार्टिकल्स आर एसेंशियली फिक्स्ड इन पोजीशन। पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स आर एसेंशियली इन फिक्स्ड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पे फिक्स होते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मैम प्लीज। ले लिया? मैम डन। कितना ले टाइम? लिया मैम। डायनेमिक्स लिक्विड छोड़ दो, डायनेमिक्स वर्ड का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड। डायनेमिक्स इज नथिंग, वो ज्यादा बड़ा वर्ड दे दिया। ठीक है, लिक्विड्स हैव मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखो एक सेम लिक्विड्स हैव, हाँ, लिक्विड्स हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस देन सॉलिड्स। लिक्विड्स में क्या होता है? सॉलिड से ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ये पार्टिकल्स को क्या अलाउ करते हैं कि एक दूसरे जैसे एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल्स को स्लाइड करे, धक्का दे। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है कि ये अलाउ करते हैं कि एक पार्टिकल अगर ये लिक्विड का है तो वो दूसरे पार्टिकल्स को स्लाइड कर दे, धक्का दे दे। ठीक है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर। लिक्विड में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, कम होता है, सॉलिड से कम होता है।
और इसी वजह से ये बैलेंस कर पाते हैं, लिक्विड क्या बैलेंस कर पाते हैं कि वो फ्लो कर जाए, और मतलब फ्लो करते हैं, और जो भी कंटेनर में उनको रखा जाता है उसका शेप ले लेते हैं। ठीक है। द अब ये लाइन जरूरी है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड्स बस बट स्ट्रॉन्गर देन गैस। जो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है और लिक्विड से, सॉरी, सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर ज्यादा देन होता गैस and weaker than solids. Okay. है। ओके मैम। हम्म। अब गैस में क्या होता है, गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज। ये जो स्पेसेस आप देख रहे हैं गैस में, ये किसके पार्टिकल्स हैं? ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये ना, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ये इनके बीच में कैसा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? ये सब बहुत ज्यादा है, राइट? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, मतलब एकदम ना के बराबर होता है। क्योंकि ये अट्रैक्ट अपने मॉलिक्यूल्स को, अगर ये अट्रैक्ट करते, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या मतलब बताया था कि जो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एकदम कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं। CO2 के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, सी, क्या है, CO2 का, उसमें एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि वो गैस है, क्योंकि वो फ्लो करती है, मतलब एयर में, मतलब एयर, CO2, ये जो मॉलिक्यूल बना है, इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल है, मतलब एकदम ना के बराबर है। That's why gases expand to fulfill any space and have no fixed shape। इसी वजह से, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। अगर ये एक उसका वो बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है CO2 का, तो मतलब इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एकदम जीरो है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, गैस एक्सपैंड हो जाती है, मतलब कोई भी, जो भी उसको अवेलेबल गैस तो हर जगह प्रेजेंट है, इसी वजह से, क्योंकि उसके बीच में एकदम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और वो खुद को एक्सपैंड कर लेती है, इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक। ओके सम मैम। आर्यन, समझ में आ रहा है? यस मैम। आर्यन, यस मैम। सॉलिड की प्रॉपर्टीज। ये डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज में। इतना तो पता ही है कि ये फिक्स शेप के होते हैं और इनमें वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत रिजिड होता है, ठोस होते हैं ये। दे डू नॉट फ्लो इजली, ये इजली फ्लो भी नहीं कर पाते हैं, ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। दे डू नॉट फ्लो इजली एंड जनरली कंप्रेसिबल अंडर नॉर्मल, इनकम्प्रेसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल टेम्परेचर, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये कंप्रेसिबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, वुड, मेटल, आइस, which maintain their forms unless an
एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे आइस है, आइस को जब तक हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक वो अपने दूसरे स्टेट में नहीं जाएगी। तो जब तक उस हमने उसको उसकी नॉर्मल कंडीशन, आइस के लिए नॉर्मल कंडीशन क्या है? ठंडी जगह, फ्रीजर। तो आइस के लिए तो नॉर्मल कंडीशन फ्रिज है, तो जब तक हमने उसको एकदम ठंडी जगह में रखा तब तक वो उसी स्टेट में रहेगी, मतलब सॉलिड स्टेट में ही रहेगी। ठीक है। और ये ओके जनरली मैम। इनकम्प्रेसिबल होते हैं अपने नॉर्मल स्टेट में। ये देखो इसके प्रॉपर्टीज दी हुई है हमें। अरे बाप रे। रिजिड, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स आर रिजिड, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, पॉइंट्स में हमें लिखना है प्रॉपर्टीज को। ठीक है। अगर डिफरेंस आ गया तो हमें पॉइंट्स में लिखना होता है। रिजिड होते हैं, एक इनका एक फिक्स्ड शेप होता है, और सीक्वेंस देखना उसका। नॉट रिजिड, नॉट रिजिड, मतलब ये नहीं है कि अब तुम आग ऊपर नीचे पॉइंट लिख दो। जो पॉइंट तुमने सॉलिड में लिखा है उसी से रिलेटेड, देखो यहाँ रिजिड लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड लिक्विड में लिखा हुआ है नॉन नॉट रिजिड, फिर उसी से रिलेटेड गैस में लिखा हुआ है, ये भी रिजिड नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट में पूरे में रिजिडिटी बता दिया, फिर उसके बाद फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, फिर शेप के बारे में बता दिया। थर्ड पॉइंट में फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन गैस का नहीं होता है। ठीक है। ये भी होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड, ये पता है कि उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। अच्छा, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड क्या करते हैं, कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं। द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर क्लोज टुगेदर बट हैव इनफ एनर्जी टू स्लाइड पास्ट ईच अदर। द सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं लेकिन ये एक दूसरे को स्लाइड कर देते हैं, विच गैस गिव्स लिक्विड अ एबिलिटी टू फ्लो। यही जो स्लाइड कर देते हैं लिक्विड्स अपने पार्टिकल्स को, यही लिक्विड को एबिलिटी देता है, यही लिक्विड की एबिलिटी है कि वो फ्लो करते हैं। फ्लो कैसे करते हैं? लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, तो वो फ्लो करते जाते हैं। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी मेक्स लिक्विड एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लाइफ। यही जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, यही लिक्विड को एक एसेंशियल और ट्रांसपोर्टेशन लाइफ का एक प्रोसेस बताती है। ठीक। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी में और लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है ये। ओके, ओके मैम। क्लियर है यस इतना? यस मैम। ठीक है। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, फिर ठीक है, मंडे को मिलते हैं। ओके बाय मैम, थैंक यू मैम, ओके, गुड नाइट मैम, बाय। ओके गुड मैम, डे मैम। बाय मैम। बाय, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, बाय।